नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को कल सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाला केस में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बड़ी खबर आई है कि इसी शराब घोटाले में सीबीआई अदालत ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। हालांकि इसमें से किसी को भी सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया था। आपको यहां पर नाम बता दे रहे हैं। समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम जिसे जमानत मिली है। ये वो 5 लोग हैं। इनमें से केवल समीर महेंद्रू हैं जिन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, ये जो 5 लोग हैं जिन्हें जमानत मिली है, इन्हें सीबीआई ने हालांकि अरेस्ट नहीं किया था, लेकिन इनकी जमानत का आधार क्या कुछ रहा है? देखिए, ये 5 जो आरोपी हैं इनका एफआईआर में नाम था और इसमें जो 5 आरोपी हैं, 5 के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। ये एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है कि जब आपके खिलाफ चार्जशीट दायर होती है तो आपको फिर रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत लेनी पड़ती है। तो इनके खिलाफ जब चार्जशीट पेश हुई तो फिर इन लोगों ने रेगुलर बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया और कोर्ट ने फिर इनको बेल दे दी है। और चार्जशीट के बाद जो भी किसी केस में आरोपी होता है उसको रेगुलर बेल लेनी पड़ती है। तो कोर्ट ने फिर इनको बेल दे दी है और 1 लाख के निजी मुचलके और 1 लाख की सिक्योरिटी पर सभी 5 आरोपियों को जमानत दी गई है। जमानत देते वक्त कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी आरोपी बिना कोर्ट की परमिशन के देश नहीं छोड़ेगा, किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा और जब भी जांच अधिकारी बुलाएगा तो उनको जांच में शामिल होने होगा और साथ में सबूतों को नष्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से कोर्ट ने हिदायत भी दी है और सभी जो 5 आरोपी हैं उनको रेगुलर बेल दी है, जो कि एक प्रोसीजर का हिस्सा है। जी मुकेश, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को कल सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है और कहा है कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। ऐसे में यहाँ पर ये जो 5 आरोपी हैं, जब इनको जमानत मिली है तो क्या ऐसी कोई उम्मीद आम आदमी पार्टी लगा सकती है कि उन्हें भी हाई कोर्ट से जमानत मिल सकती है इस तरह के किसी आधार को लेते हुए? देखिए, जो मनीष सिसोदिया हैं उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद बेल मिलना ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट बेल देता है या नहीं देता है, क्योंकि गिरफ्तारी के जो बेस से आधार हैं वो सीबीआई ने कोर्ट में रखे हैं और उसके बाद मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और अभी उनके खिलाफ जो है अभी केस चल रहा है। लेकिन ये जो 5 आरोपी हैं इनको सीबीआई ने अरेस्ट ही नहीं किया था, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी और चार्जशीट पेश करने के बाद एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ती है। और तो कोर्ट ने आमतौर पर ऐसे में बेल दे दी जाती है, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तारी के बाद जो है बेल मिल पाना, और वो भी ऐसे केस में काफी गंभीर आरोप हैं और वो भी आरोपी नंबर 1 है, मुख्य आरोपी हैं। तो अभी ये सब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि इनको बेल देता है या नहीं देता है। लेकिन जो 5 आरोपी हैं उन्हें बिना गिरफ्तारी किए उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी और नियम के मुताबिक चार्जशीट पेश होने के बाद आपको रेगुलर बेल लेनी होती है और आमतौर पर कोर्ट उसमें बेल दे देता है। जी, शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम ये वो लोग हैं जिन्हें जमानत मिली है। इनमें से केवल समीर महेंद्रू हैं जिन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था, बाकी सभी को सीबीआई ने अरेस्ट किया था और सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। और जानकारी जिस तरह से मुकेश दे रहे हैं कि चार्जशीट में नाम होने के कारण इन आरोपियों ने नियमित बेल के लिए याचिका दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। और उधर गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और लंबे समय से जेल में रह रहे सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में मनीष सिसोदिया का अहम वित्त विभाग जो है वो कैलाश गहलोत अब संभालने जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, गृह और जल जैसे अहम विभाग भी कैलाश गहलोत जो है वही देखने जा रहे हैं। फिलहाल कैलाश गहलोत परिवहन विभाग संभाल रहे थे। इसके अलावा राजकुमार आनंद जो है वो दूसरे मंत्री होने जा रहे हैं। दिल्ली जो दूसरे विभाग हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन का हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, का वो संभालने जा रहे हैं। दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री अब राजकुमार आनंद होंगे। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी राजकुमार आनंद के पास ही होगा। सिसोदिया का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मामला भ्रष्टाचार का है।
इस चरण में हम कोई दखल नहीं दे सकते। घटना दिल्ली में हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएं। आप चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके तत्काल बाद मनीष सिसोदिया ने सरकार से इस्तीफे का ऐलान किया। दिल्ली की आप सरकार के उप मुख्यमंत्री होने के अलावा उनके पास 18 विभाग थे। सिसोदिया के साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है। उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। और ये भी मालूम हुआ कि वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दरअसल ये इस्तीफे पहले ही होने चाहिए थे। सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देने के लिए कब से कहा जा रहा था? 8 या 9 महीने से। दिल्ली की जनता के ऊपर बिना उनके विभाग के मंत्री के वो जेल के अंदर थे और जेल में क्या क्या करते थे सबके सामने था। और मनीष सिसोदिया के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, जिस दिन उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा उनको उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था और कहते कि जब तक मैं पाक साफ होकर नहीं निकलूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन आज भी बहस में क्या कर रहे थे कि हम 18 विभाग संभालते हैं। तो अगर हम जेल चले जाएंगे तो 18 विभाग कौन संभालेगा? तो भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, 18 विभाग चलाने की चाहत अधिक। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन की कोख से निकली पार्टी के लिए ये जितनी कानूनी चुनौती है, उससे ज्यादा राजनीतिक चुनौती है। शायद इसी को महसूस करते हुए आम आदमी पार्टी ने इन इस्तीफों का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से इनकार के बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब वो कानूनी प्रक्रिया के एक लंबे जाल में उलझ गए हैं। यानी सीआरपीसी और आईपीसी के जाल से निकलने में अब उन्हें लंबा वक्त लग सकता है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और एजे जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और उधर एनडीटीवी से बातचीत में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2 नए चेहरों को अब मौका मिलने जा रहा है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और क्या कुछ बातचीत हुई शरद शर्मा की, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 2 अहम मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे हो गए हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, सवाल ये उठ रहा है कि 9 महीने तक सत्येंद्र जैन जेल में रहे तब इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो 2 दिन में दोनों के ही इस्तीफे हो गए, मनीष जी के भी और सत्येंद्र जैन के भी। देखिए, बड़ी व्यवहारिक बात है। इसको हर एक आदमी जो सरकार के एक नज़दीकी काम कर रहा है, आप जैसे लोग समझ सकते हैं कि जैन साहब को जब झूठे मामले में फंसाया गया तो एक तो पार्टी का हमारा मानना था कि जैन साहब को जो है जल्द जो है छुड़ा लिया जाएगा। दूसरा, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे जिनको उनके सारे पोर्टफोलियोज दिए गए और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वो जिम्मेदारी निभाई। मगर अब जो 18 पोर्टफोलियो वाले हमारे उप मुख्यमंत्री थे उनको भी एक षड्यंत्र में फंसा के जेल में भेजा गया। दिल्ली के आगे G20 भी है, बजट भी पेश करना है, दिल्ली में दिल्ली वालों के काम भी करने हैं, तो एक काम ना रुकें और किसी हालात में ये काम ना रुकें, इसलिए जो है इन दोनों मंत्रियों ने हमारे इस्तीफा दिया है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है। 18 विभाग कम नहीं होते हैं, अगर इन दोनों में भी बटेंगे, जिसकी बात कही जा रही है कि कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद बटेंगे, तब भी बहुत सारे विभाग हो जाएंगे। और क्या 2 जो ये पद हैं ये खाली रहेंगे, जो कैबिनेट मंत्री के पद हैं? देखिए, मेरे को जो जानकारी है पार्टी 2 नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल के अंदर जो है मुख्यमंत्री जी लेंगे। अच्छा। और फिर जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कब तक होने की संभावना है, 2 नए चेहरे जो आप कह रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है, मगर कोशिश है कि ये हो जाए जल्दी। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल पाया है मनीष सिसोदिया को, तो क्या हाई कोर्ट जाएंगे या ट्रायल कोर्ट में ही जो है स्ट्रगल करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए तो हम उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी मेंशनिंग पे हमारे मामले को सुना, समय दिया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए
कि चीफ जस्टिस के बेंच ने ये बात सुनी और उन्होंने एक ठीक बात कही। देखा जाए तो एक रैशनल बात है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के बीच में ऐसे कई लेवल्स हैं जहां पे मनीष सिसोदिया जी का रिलीफ जो है कानूनी तौर पे मांगा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि पहले जो वो लेवल्स हैं आप उन पे रिलीफ मांगिए, हम यहाँ बैठे हैं। उन्होंने ये बात बोली, वी आर हेयर ओनली, कि हम यहाँ बैठे हैं, यानी कि एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि हम सब कुछ देख भी रहे हैं, आप कोशिश कीजिए इन लेवल्स पे आप रिलीफ मांगने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम तो हैं। तो हाई कोर्ट जाएंगे आप ये कह रहे हैं? देखिए ये लीगल स्ट्रेटेजी रहेगी, लोअर कोर्ट में कोशिश करें, हो सकता है हाई कोर्ट में जाएं तो वो कहें कि जी लोअर में ट्राई कीजिए। तो अब जो वकील हैं वो डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो आम आदमी पार्टी को अभी भी उम्मीद है इस बात की कि उन्हें निचली अदालत से या हाई कोर्ट तक जाने तक उन्हें मनीष सिसोदिया की जमानत जरूर मिल जाएगी। इधर दिल्ली सरकार के जो मनीष सिसोदिया की शराब मामले में गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर कांग्रेस असमंजस में नजर आ रही है और ये बोलने के पीछे वजह यह है कि दिल्ली कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी का स्वागत किया था, जबकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने सीबीआई को विपक्ष को दबाने का हथियार बताकर इस कदम की आलोचना की थी। तो क्या है इस असमंजस की वजह, उसकी पड़ताल करती हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि कानून जिंदा है, सत्यमेव जयते, देर आए दुरुस्त आए। और एक ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, यदि कानून ने अपनी ईमानदारी के साथ काम किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी अपराध कराने वाला होता है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सत्य की जीत बताया। यही नहीं, प्रदेश कांग्रेस ने तुरंत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लेने की मांग भी की, लेकिन सोमवार की रात कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने इसके ठीक उलट ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस हमेशा से मानती रही है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं मोदी सरकार के मातहत उत्पीड़न और राजनीतिक प्रतिशोध का औजार बन गई हैं। इन सारी संस्थाओं की पेशेवर गरिमा खत्म हो चुकी है। विरोधी पार्टियों की प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। जानकारों का मानना है कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगी कांग्रेस के लिए ये बयान जारी करना मजबूरी है। हालांकि बीजेपी ने तंज कसा कि भ्रष्टाचार पर विपक्ष का एक होना नई बात नहीं है। अब ये तो अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद वो एक हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि उनमें से कुछ लोग इसमें सम्मिलित हैं, या फिर उनको ये चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम मत उठाओ। तो देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है, कभी होगी किसी के इशारे पे चलती होगी। सीबीआई कोई नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो बनी नहीं है, ये तो बहुत लंबे समय से बनी हुई है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सीबीआई स्वतंत्र है। हालांकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई की आलोचना की है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस इस दुविधा में फंसी रही कि वो कैसे इसका विरोध करें। एक मुहावरा है कि गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज करो। कुछ ऐसी ही हालत अब दिल्ली में कांग्रेस की हो गई है। एक समय कांग्रेस खुद ही आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती थी, लेकिन आज की तारीख में आम आदमी पार्टी पर तीखा सियासी हमला करने से बच रही है। ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक नई रणनीति है, लेकिन इसके वजह से दिल्ली में कांग्रेसी असमंजस में दिख रहे हैं। दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, NDTV इंडिया। होली से पहले आम आदमी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। एलपीजी सिलेंडर और जो कमर्शियल गैस है उनके दाम अच्छे खासे बढ़ गए हैं। 50 रुपए की बढ़ोतरी जो हुई है, वो जो 14.5 किलो का घरेलू सिलेंडर होता है उसके दाम बढ़ गए हैं और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो 350 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। और बढ़ी हुई कीमतें जो हैं वो भी आपको बता दें कि आज से ही लागू होने जा रही हैं। तो अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला जो कमर्शियल सिलेंडर है वो अब 2119 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। आपको बता दें, अगर पिछले कुछ सालों का हम डेटा देख रहे हैं तो करीब जो दाम है वो 45% तक बढ़ गए हैं एलपीजी सिलेंडर के। और अगर गिनती की जाए तो 58 बार जो है वो बदलाव
किए गए हैं। खुद हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा भी जुड़ गए फोन लाइन पर। हिमांशु, अगर पेट्रोलियम मंत्रालय का जो खुद का आंकड़ा है उस पर भी नजर डाली जाए तो 1 अप्रैल 2017 से और 6 जुलाई 2022 के बीच में 58 बार कीमतों में बदलाव हुआ है और लगातार लोगों को जो है एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अदिति, आप देखिए, मैं आंकड़े देख रहा था पिछले एक साल में, यानी 22 मार्च को एक बार रिवीजन किया गया था पिछले साल, पहली बार इस फाइनेंशियल ईयर में 949 रुपए 50 पैसे उस वक्त कीमत थी। और पिछले एक साल में ये 5वां मौका है जब डोमेस्टिक एलपीजी की जो सिलेंडर होती है 14.2 किलो वाली, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो 204 रुपए की बढ़ोतरी पिछले एक साल में जो डोमेस्टिक 14.2 किलो वाली जो एलपीजी सिलेंडर है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल गरीब जरूरतमंद लोग करते हैं, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। और ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि जो महंगाई के जो आंकड़े आए जनवरी में, उसमें ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि देश में महंगाई दर बढ़ी है और जो खुदरा महंगाई दर है वो बढ़कर 6.52% एक बार फिर से हो गई है। तो महंगाई के मोर्चे पर जब एक बार चुनौती बड़ी हो रही थी, ऐसे समय पर मुझे लगता है डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर उन गरीब जरूरतमंद लोगों पर पड़ेगा जिनका किचन का बजट जो है वो करीब 204 रुपए सिर्फ एलपीजी सिलेंडर पर पिछले एक साल में बढ़ गया है। जहां तक डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का सवाल है, जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का सवाल है, माफ कीजिएगा, उसका ज्यादातर इस्तेमाल रेस्टोरेंट और होटल्स में होता है। और अगर 350 रुपए की बढ़ोतरी एक 19 किलो वाली कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में की जाती है तो इससे जो इनपुट कॉस्ट है, जो छोटे रेस्टोरेंट हैं विशेष तौर पर, उनका इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ेगा और इससे जो फूड बिल है रेस्टोरेंट और होटल्स का, उस पर भी असर पड़ सकता है। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद में कहा भी था कि रसोई गैस पर सब्सिडी देने को तैयार है, लेकिन फिलहाल तो यहां पर होली से पहले एक बार फिर से आम लोगों को झटका लगा है। और अब बात करें तो अगर यूक्रेन पर जो तनातनी चल रही है उस बीच आज से दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा और नए उभरते जो चुनौतियां हैं उन पर बात करेगा भारत। और भारत की कोशिश ये है कि सभी देशों को साथ लाया जाए, जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनसे निपटा जाए। लेकिन यहाँ पर जो फौरी चुनौती है वो इस तरह से भी आकर खड़ी हो गई है कि जो पश्चिमी देश है और रूस है वो आमने सामने आकर खड़े हो गए। तो इस बैठक में क्या कुछ रहेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। कादम्बिनी शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली 2 मार्च को होने वाली G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए तैयार है। बैठक में G20 देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा विशेष रूप से आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और IMF, UNDP जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। भारत के कुछ देशों से द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी और दूसरे देशों की आपस में भी बैठकें हो सकती हैं। भारत का साफ ध्येय G20 बैठकों के जरिए कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उठी वैश्विक चुनौतियों के लिए हल ढूंढना है। इनमें वैश्विक विकास, वैश्विक स्वास्थ्य संरचना, जलवायु परिवर्तन पर काम और खाद्य सुरक्षा अहम है। G20 देश वैश्विक जीडीपी के 85%, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व की 2/3 आबादी हैं और भारत की G20 की अध्यक्षता की सफलता के लिए इनका साथ आना जरूरी है। लेकिन पश्चिमी देशों और रूस के बीच का तनाव एक बड़ी चुनौती है। इसके कारण बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान में 2 बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी। दूसरी तरफ चीन की रूस से करीबी और अमेरिका से तनाव भी समस्या बन रही है। चीन और रूस दोनों के ही विदेश मंत्री दिल्ली की बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री भी बैठक में होंगे, लेकिन क्या वो चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगे? जाहिर सी बात है कि G20 दुनिया भर के कई देशों को एक साथ लाता है। मुझे लगता है कि कोई भी देश हो, विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बता दिया है कि अगर कोई संदेश देना जरूरी है तो वो इसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कोई मीटिंग तय नहीं है। भारत की कोशिश इस अहम बैठक के बाद एक साझा बयान की है जो सर्वसम्मति से ही आता है। लेकिन क्या एक बार फिर बेंगलुरु वाली ही स्थिति बनेगी? इस वक्त दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा बनती भी नजर आ रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।
60 के दशक से लगातार विस्थापन की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक बार फिर विस्थापन होने जा रहा है। कन्हर सिंचाई परियोजना के कारण उत्तर प्रदेश के 11, झारखंड के 4 और छत्तीसगढ़ के 6 गांव डूबने जा रहे हैं, कुछ पूरी तरह से तो कुछ आंशिक तौर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2023 तक कन्हर बांध के लिए आखिरी तारीख तय कर दी है, जिसे लेकर विस्थापित होने वाले गांव के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। ये वो लोग हैं जो दशकों से यहां पर रह रहे हैं। 3 दशक पहले उन्हें कुछ मुआवजा दिया गया था, लेकिन अब कुछ नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें 2013 के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। सोनभद्र से अजय सिंह और प्रभात कुमार की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के कोरची गांव के रहने वाले 70 वर्षीय राम अवतार की उम्मीद डूबती जा रही है। कन्हर बांध के कारण उनका मकान और 4 बीघा खेत डूब जाएंगे। मुआवजे की लिस्ट में उनका और उनके एक बेटे का नाम है, लेकिन उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। आप लोग कितने साल से यहाँ से रह रहे हैं? दादापुर का से यहाँ रह रहे हैं? हाँ। तो मुआवजा क्यों नहीं मिला आपको? मुआवजा तो अब सरकार देते नहीं है, तो कहाँ से मुआवजा मिले? आपके बच्चों को भी मुआवजा में नाम नहीं है? कोई सब बने नाम है एगो के। अच्छा, नाम है, लेकिन मुआवजा अभी तक मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। राम अवतार की तरह ही कोरची गांव के ही 72 वर्षीय शिव प्रसाद खरवार अपने 4 बेटों के साथ 5 बीघा जमीन पर खेती कर परिवार पालते हैं। ये शिव प्रसाद के पुरखों की जमीन है, लेकिन मुआवजे की लिस्ट में न तो शिव प्रसाद खरवार का नाम है और न ही उनके बेटों का। बिना मुआवजा दिए उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। 5 बीघा कहते हैं। 5 बीघा जमीन। और बच्चे कितने हैं? 4 लड़का है। 4 लड़का है। तो किसी को जब मुआवजा नहीं मिला? ना है, किसी के नहीं। ना आपको मिला, ना आपके बच्चों को? ना है। यही जंगल का हाल पूछो, आपको आप पूछिए मिला है कि नहीं तुमको? नहीं मिला है, हमारा लिखोनों के नहीं। तो जून में डूब जाएगा, तब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, मरेंगे नहीं तो भागेंगे डारे कन्हू। पिताजी को मिल गया, हमारे भाई बड़े भाई को मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। इतना हम गरीब आदमी हैं, लेकिन हमें आज तक एक चवन्नी तक नहीं मिल रहा है। तहसीलदार से लेकर और यहाँ तक सब पूरी कागजात लेकर चक्कर काटते रहे, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है। न तो सूची में हमारा नाम नहीं जुड़ा है और ना ही मुआवजा मिल रहा है। और हमें इस गांव से जो वंचित किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर जो है यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल बनिए। तो हम ऐसे में कहाँ जाएं, किसके सहारे रहें? कौन से गरीब हमें सहारा देगा? तो हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि हमें मुआवजा जल्द से जल्द प्राप्त करें। 1976 से लेकर 1982 तक जब सरकार ने यह जमीन ली थी और मुआवजा भी दिया था, तब लोग अपने घरों से नहीं निकले, क्योंकि 1984 में बांध का काम बंद हो गया। अब जब 35 वर्षों के बाद कन्हर बांध का काम पुनः शुरू हुआ है, तब यहाँ के लोग नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा मांग रहे हैं। सरकार कहती है कि हर परिवार को 7 लाख और आवासीय भूमि दी जाएगी। 27 करोड़ की परियोजना आज बढ़कर 2700 करोड़ पार कर गई है। परेशानी इस बात की है कि 1976 में 1400 परिवारों को मुआवजा दिया गया था, लेकिन आज 5000 से अधिक परिवार इसकी मांग कर रहे हैं। यहाँ समस्या ये है कि हम लोगों को सरकार द्वारा ये कहा गया था 30 अक्टूबर 2014 के शासनादेश में कि 3 पीढ़ी तक पैकेज का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी कोर्ट से आप लोग समझते रहिएगा। लेकिन 3 पीढ़ियों में अभी 5000 लोग कम से कम 11 ग्राम सभा में विस्थापित परिवार छूटे हुए हैं, जिनका अभी सर्वे नहीं हुआ है। कन्हर बांध के कारण उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटे 11 गांव कुछ तो आंशिक रूप से तो कुछ पूर्ण रूपेण से डूब जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3719 परिवारों में से 3520 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है।
2500 परिवारों को आवासीय प्लाट भी दिए गए हैं। बचे परिवारों की जांच कर मुआवजा देने की बात है। सरकार की तरफ से उनको जो पैकेज मिलना है या जो उनको प्लॉट्स जो अलॉट करने हैं, जो ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं पाने के लिए, उनको वो सरकार त्वरित तरीके से वो कार्रवाई कर रही है। जांच करवा रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा कह रहा है, उस क्षेत्र में आ रहा है कि भाई उसको मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिला हुआ है, अगर वो नियम के हिसाब से एलिजिबल है तो उसको हम कार्रवाई त्वरित तरीके से करके और नियम के हिसाब से ही उसको हम विस्थापित करेंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे। जो एलिजिबल नहीं है किसी भी कारणवश, चाहे जो नियम के हिसाब से जो एलिजिबल नहीं है पैकेज पाने के लिए या प्लॉट्स पाने के लिए, उनके उसमें कोई हम जो शासन कहेगा उसी के हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करें। कनहर डैम के लिए सरकार ने जून 2023 की डेडलाइन जारी कर दी है। यूपी सरकार 2024 से पहले इस परियोजना का उद्घाटन करना चाहती है। इससे भी विस्थापित होने वाले डरे हुए हैं। अपने जमीन से विस्थापित होने का दर्द बहुत बड़ा होता है और मुआवजा इसमें फौरी तौर पर राहत देने का एक मरहम भर होता है। कनहर डैम की वजह से विस्थापित हो रहे लोग सरकार से इसी मरहम को नए नियम के मुताबिक चाहते हैं, जिससे उन्हें फिर से बसने में मदद मिल सके। अब सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया।